नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ z, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ z, रियल और कॉम्प्लेक्स, सही है। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ z, रियल और कॉम्प्लेक्स, रियल और कॉम्प्लेक्स विद सेटिस्फाई इक्वेशन, विद सेटिस्फाई इक्वेशन 1 plus z plus z square plus z cube and so on z to the power 17 equal to 0 and दे रखा 1 plus z plus z square plus z to the power 13 equal to 0 is question mark। ठीक है भाई, ये दोनों इक्वेशंस z की रियल या कॉम्प्लेक्स कितनी वैल्यूज को एक साथ सेटिस्फाई करती है। ठीक है ना भाई। देखो वैसे तो आप इसको लेकर के बहुत देर तक बैठे रहोगे, लेकिन अगर किसी को जीपी दिख गई तो काम खत्म हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा ये 18 टर्म्स की जीपी है, दिख रहा है आपको। इसके अंदर अगर देखा जाए तो जीपी का सम होता है ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू z है, z टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन z -1, सोच लिया। और ये इक्वल टू 0 दिया, नहीं समझ में आया। इक्वल टू 0 दिया तो है। अब अगर किसी ने इस टर्म को देखा तो वो कैसे देखेगा, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 14, तो वो देखेगा 1 इंटू में z टू द पावर 14 -1 अपॉन में z -1 इक्वल टू 0। इससे दो बातें समझ में आती है, एक ही टाइम पे z टू द पावर 18 भी 1 है और z टू द पावर 14 भी 1 है। सोचा आपने कि z -1 तो 0 में चला गया ना। तो आप बताइए कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी पावर 18 भी 1 हो और देखो एक सेकंड, पहले आपका पहला आंसर बोलो z इक्वल टू 1। अच्छा सुन तो जाओ, अब पहले 1 का जवाब सुनो। सर 1 पे क्यों भागू मैं, 1 रख के देखो, 1 रखने में 0 आ जाएगा क्या? तो z इक्वल टू 1 तो हटा लो आप, तो z इक्वल टू -1 ओनली, खत्म हो गई बात। z इक्वल टू -1 ओनली, कहानी पकड़ में आ गई। 1 पे ये 0 तो हो जाएगा, लेकिन वो 0 नहीं होगा, नहीं समझ में आया। और -1 पे वो 0 हो जाएगा, आप रख के देख लो भले। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन है इफ z प्लस z क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है ना, पहला ऑप्शन खुल गया यही, रियल पार्ट ऑफ z इज नेगेटिव। सेकंड पार्ट है रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। फोर्थ ऑप्शन है z टू द पावर 4 इक्वल टू 1। सही है, अगले क्वेश्चन में आइए फटाफट से। बात यहां तक पकड़ में आ गई। अच्छा जल्दी से मुझे बताइए, ये रियल पार्ट ऑफ z बोले तो x, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोले तो y। याद आ गया आपको? नहीं याद आया? z इज इक्वल टू बोलो x प्लस आइटा y। अच्छा जल्दी से बताओ 2 अपने आप में रियल है कि कॉम्प्लेक्स है? दोनों। कॉम्प्लेक्स के दो नाम है, याद है? सबसे पहले फंक्शन चैप्टर में मैंने सिखाया था, कॉम्प्लेक्स के खुद के दो पार्ट हैं, रियल एंड इमेजिनरी। नहीं है समझ में? 2 किस में आता है? रियल में। जो रियल में आता है वो कॉम्प्लेक्स में भी आता है। नहीं है? अच्छा बताओ -2 किस में आता है? दोनों में। अच्छा बताओ जल्दी से 2 आइटा किस में आता है? दोनों में। दोनों में इमेजिनरी भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। नहीं है समझ में? हम सोचते हैं कि अगर, इसीलिए मैंने पिछली बार आपको वो लिखवाया था 2 + 2 आइटा, देखो आप 1 + √2 1 + √, में -2 है ना। अच्छा अब फिलहाल इस पे आता हूं, है ना, क्वेश्चन पे आता है, मुद्दे पे आता हूं। आपने सभी को दिख रहा है z + z क्यूब = 0 दिया है, कुछ कॉमन आ रहा है? अच्छा बताओ इससे क्या समझूं मैं, या तो z 0 है या फिर z² इक्वल टू, इसका मतलब z इक्वल टू आयोटा, नहीं आयोटा नहीं, हाँ प्लस माइनस आयोटा। ढंग से बोला ना तो मेरे को अच्छा लगा। या तो z की वैल्यू कितनी होगी, अरे या तो z की वैल्यू 0 या z इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। बड़े ध्यान से इस बात को सुनना, मैं जो कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें 3 आंसर आए मेरे पास। ठीक है ना, सुन लिया आपने? इन ऑल 3, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना भाई जो मैं बोल रहा हूं, इन ऑल 3 रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। तीनों में रियल पार्ट ऑफ z 0 है, हाँ कि ना? नहीं, आप ऐसे सोच ही नहीं सकते। आप में से कईयों की इतनी बुद्धि इतनी तेज हुई नहीं है कभी कि वो सोच जाए। एक आंसर को आपने बोला आयोटा, लेकिन मैंने आयोटा नहीं बोला, मैंने बोला इट इज 0 + आयोटा।
याद है यहाँ x प्लस आयोटा y, इसको क्या बोलूंगा माइनस आयोटा को, माइनस आयोटा इज 0 माइनस आयोटा। आप में से कोई बताएगा इसका x कितना, इसका और इसका y, इसका y, और ये आपको पता है 0 0 नहीं होता, इट इज 0 प्लस 0 आयोटा। याद है इसका x कितना, तीनों में x 0 है, इसलिए रियल पार्ट ऑफ z 0 है। कहानी पकड़ में आई आपको, नहीं आई? सिर्फ वो बताना काफी नहीं होता कि वो प्योरली इमेजिनरी प्योरली रियल। आप जब तक उसको खुद ब खुद समझ के नहीं देखेंगे ना कि अच्छा ऐसे 0 होता है क्या, तब आप समझेंगे कि हाँ अब समझ में आया। z इज इक्वल टू नहीं, प्योरली रियल है, हाँ प्योरली रियल है, बिल्कुल सही बोला। हाँ भाई अगले क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ integral values of z for which n plus iota to the power 4 is integer। राइट है, n की कितनी वैल्यूज हैं जिनके लिए n plus iota to the power 4 is an integer। हाँ ठीक है, n plus iota to the power 4 is an integer। देख लिया आपने, n प्लस आयोटा टू द पावर 4 इज एन इंटीजर। n खुद अपने आप में मैं भी देख रहा था, अच्छा n के बारे में कुछ पूछने की जरूरत नहीं, वो खुद ही इंटीजर है। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ z नहीं है, ये n है। मैं इतनी देर से इसी क्वेश्चन में बार बार यही देख रहा हूं कि कुछ गड़बड़ है ना। n की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज के लिए ये इंटीजर होगा। और बड़े ध्यान से सुनना, पहली बार तो कई बच्चे इसमें हाथ ही नहीं लगाएंगे, लेकिन जिन्हें पता है कि भाई और कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम इतना तो मैं कर सकता हूँ, पावर 4 में खोल सकता हूँ। पावर 4 खोलने के लिए 4c 0 n टू द पावर 4, अगली बार 4c 1 n टू द पावर 3 आयोटा, फिर 4c 2 n टू द पावर 2 आयोटा स्क्वायर प्लस nc 4c 3 n क्यूब आयोटा, अगली बार 4c 4 और n, मैं गड़बड़ कर गया, n टू द पावर 0 आयोटा टू द पावर 4, और ये कितना चल रहा था आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब आयोटा की पावर 4। सही है, नहीं आया? अच्छा, अब यहां तक लाने के बाद में हर बच्चे को पता होना चाहिए बन गया n की पावर 4, 4c1 इज 4 n क्यूब आयोटा। देख लिया आपने? नहीं, ये आयोटा का स्क्वायर बोले तो मैं यहां पे लिख देता हूं 4c2 बोले तो 6, नहीं 4c2 बोले तो 10 या 6, 4 इंटू 3/2 कितना 6 है ना, 6n स्क्वायर। 4c3 बोले तो 4, और 4c3 बोले तो 4c1 दैट इज 4, 4 इंटू में n, आयटा क्यूब बोले तो माइनस आयटा, हाँ धीरे धीरे आदत होती है। आयटा की बार 4 बोले तो 1। अब आ गया, मैंने सब कुछ संभाल लिया। संभालने के बाद में भैया पूरे आयटा वाले लोग अलग, बिना आयटा वाले अलग। क्यों सर? अरे पहले इसको ढंग से तो लिख। अरे ढंग से लिखेगा तब तेरे को बता पाऊंगा ना। जैसे n की पावर 4 प्लस माइनस 6n स्क्वायर प्लस 1, भाई बिना आयटा वाले अलग हो जाओ, आयटा वाले अलग हो जाओ। उससे क्या होगा सर? अरे तो पहले लिखेगा तभी तो समझ में आएगा। माइनस का 4n लिख दो भाई, लिख दिया। इससे क्या होगा? अरे एक्चुअल में ये कह रहा है कि ये माने ये माने ये माने ये पूरा कैसा है? इंटीजर है। इंटीजर इज अ रियल नंबर। अरे इंटीजर किस में आता है? रियल में आता है ना। अरे रियल के खुद के 2 पार्ट है ना, रैशनल के खुद के 2 पार्ट, इंटीजर नॉन इंटीजर। तो इंटीजर किस में आता है? रैशनल में। रैशनल किस में आता है? रियल में। रियल किस में आता है? कॉम्प्लेक्स में। तो इसका मतलब ये है कि फाइनली अभी तक तो ये अगर एक इंटीजर है तो इंटीजर होने का मतलब इट इज अ रियल नंबर। और अगर ये रियल है तो इसका y इक्वल टू 0 होगा। नहीं है? अगर ये रियल है और कॉम्प्लेक्स है तो रियल होने पे कॉम्प्लेक्स का y 0 होता है। पिछली बार सिखाया था तो प्योरली रियल। इंटीजर बोले तो रियल बोले तो प्योरली रियल। अगर ये रियल है तो इसका मतलब y इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये रहा, इसका y ये रहा। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं 4n क्यूब माइनस 4n इक्वल टू 0। इसका मतलब n 4 तो चला गया, n को मैं लेते हैं, n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। n की कितनी वैल्यू चमक गई? 3। सही है ना? तो कहना तो फॉर 3 वैल्यूज, 3 वैल्यूज के लिए इंटीजर होगा। नहीं पकड़ में आया? क्लिक करता जरा, आगे बढ़ते चलो।
चलिए अगला। हाँ भाई, क्वेश्चन है फाइंड f3 + 2 आइटा इफ fx = गिवन है x⁴ - 4x³ प्लस में 4x² प्लस में 10x प्लस 45। अगर कोई साधारण बुद्धि पुरुष है तो वो x की जगह क्या रखेगा, और वो ऐसा करके कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करेगा। भाई कोई भी नॉर्मली ये जानता है कि भाई फंक्शन में 3 + 2 आइटा रखना है तो x की जगह रख दो, ठीक है ना। थोड़ा सा ज्यादा बुद्धि वाला आदमी जिसने इस तरह की चीजों को क्वाड्रेटिक में सीखा है, वो जगह एक छोटा रास्ता और भी जानता है। वो कहता है कि नहीं इतनी जल्दी नहीं, मैंने क्वाड्रेटिक में एक और रास्ता सीखा है, आप भूल गए हो, मैं याद दिला देता हूँ क्या करना है। वो ये जानता है कि यार मैं भी वही कह रहा हूँ कि मैं x की जगह 3 + 2 आइटा रखूंगा, लेकिन मैं साथ में ये भी बता रहा हूं कि मैं हो सकता है कि x - 3 की जगह 2 आइटा सोचूं, और अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं तो जरूर फिर मैं x² - 6x + 9 की जगह -4 भी सोच सकता हूं, और अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं तो जरूर ऐसा भी सोचा जा सकता है कि x² - 6x + 13 जहां भी दिखेगा मैं 0 चिपका दूंगा। सही है। अब वो क्या करेगा, इस पूरी कहानी में इसका डिवाइड मारेगा। जब वो इसका डिवाइड लगाएगा तो उसे ये पता चलेगा कि वो x⁴ माइनस में 4x³ प्लस में 4x² प्लस में 10x प्लस 45 में वो किसका डिवाइड लगा बैठा है ना, x² - 6x + 13 का डिवाइड लगा बैठा। सही है क्या भाई, कुछ रह गया, बराबर है। अच्छा फिर जब वो डिवाइड लगाएगा तो ये तो बात पक्की है कि सबको पता चल गया x² का डिवाइड तो लगना ही है सर, नहीं है। x² का डिवाइड लगते ही हो जाएगा x⁴ माइनस में 6x³ प्लस में 13x²। श्योर है, माइनस प्लस ये तो यहां से बचेगा 2x³ और माइनस लगते माइनस का 9x²। सोच लिया। अब बताओ साहब एक 10x को और नीचे कॉपी करवा दूं, कॉपी करवा दिया। बताइए साहब इसमें इसकी मल्टीप्लाई करूंगे 2x³ बन जाएगा, प्लस का माइनस का प्लस 2x कर दूं, मल्टीप्लाई करते कितना बन जाएगा साहब 2x³ माइनस 12x² प्लस 26x कर दो भाई, माइनस करते कट गया प्लस, प्लस की जगह माइनस, और 12 में से कितना 3x² माइनस 16x। अच्छा प्लस में कितना बच गया 45, क्या कहते हो आप। अब मुझे जल्दी से बताओ 3x² कैसे लाऊं, प्लस का 3 करते ही कितना बन जाएगा 3x² माइनस 18x प्लस 39, क्या कहते हो आप, घटा दो, माइनस गया प्लस हुआ, प्लस में कितना बचा 2x प्लस 2x, आराम सोच के बोलो 2x + 6 लिख दो भाई। अब तो और डिवाइड नहीं जा सकता, नहीं आई बात। अच्छा अब आप इसको जैसे मैंने ये डिवाइड करके दिखा दिया तो हर बच्चे को पता होना चाहिए मैं एक्चुअल में क्या कर रहा था। मैं आपको पता चला कि मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो कुछ भी लिखा है ये एक्चुअल में, बड़े ध्यान से सुनना, ये आपको पता है ये कोशेंट, ये डिवाइजर, तो कोशेंट इंटू डिवाइजर बराबर डिविडेंड, तो जो डिविडेंड है इसकी जगह मैं कोशेंट इंटू डिवाइजर कर दूं प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बचा 2x + 6, नहीं समझ में आया। अच्छा ये कोशेंट कितना था अपना, कोशेंट था x² + 2x + 3 मल्टीप्लाइड विद x² - 6x + 13, इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसके पूरे इसका पार्ट तो कितना आ गया 0, प्लस जो बचा 2 × x की जगह कितना है 3 + 2 आइटा प्लस 6, काम खत्म, कहानी पकड़ में आ गई। तो जो भी आंसर होगा ये हो गया, है ना। वरना आप सोचो आप क्या करने वाले थे पता है आपको, एक नॉर्मल आदमी क्या करता 3 + 2 आइटा की पावर 4 निकालता, -4 × 3 + 2 आइटा का क्यूब भी बनाता, खोलता सुखाता है कि नहीं, फिर वापस बिछाता है कि नहीं, मतलब पगला जाता वो पावर 4 में ही, ठीक है ना। चलें अगली बात है फटाफट, पापड़ बन जाता पापड़। अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन जाते हैं, है ना। अगला पॉइंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, आप आराम से कॉपी कीजिए। अरे बातें तो करने दो मेरे को।
भाई हो गया। आप ये बकायदा पूरा लिखोगे कि डिवाइड हुआ और ये घटा। सही चीज सर 6x² की जगह 6x² ही जाना चाहिए। ये कटते हुए दिखना भी चाहिए। अरे यार डायरेक्ट लिख लो ना तुम तो, तुम्हारे को क्या, तुम तो ऐसा दिखा देना कि यहाँ डिवाइड हुआ था, खत्म बात। हाँ भाई अगले पॉइंट बात है, बहुत ही काम की चीज है ज्योमेट्रिकल अरे ये मैं इंटरप्रिटेशन के लिए दिया, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअली में क्या है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ग्राफ में माने पेपर पे शो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसको जिस पे शो किया जाता है वो नॉर्मल पेपर नहीं होता, दैट इज नोन एज आर्गेंट प्लेन, ठीक है ना, आर्गेंट प्लेन, ठीक है ना। ये जो आर्गेंट प्लेन है इसमें क्या खास बात होती है, अपना वही पुराना वाला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही है, लेकिन नाम बदल गया है, ठीक है ना। जो एक्स है वो रियल है, तो इसलिए ये रियल एक्सिस कहलाता है, ठीक है ना, रियल एक्सिस, ठीक है। अच्छा, और ये वाई है तो ये इमेजिनरी एक्सिस कहलाता है, इमेजिनरी एक्सिस, और इस पर ही सारी की सारी चीजें काम करती हैं, ठीक है ना, इस पे ही सारा का सारा काम होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने बोल दिया 3 + 2 आएगा, ठीक है, z = 2, तो मैंने आपको ये बताया था इसे 3,2 भी लिखते हैं, तो मैं इसमें 3 ढूंढूंगा 1 2 3, और यहाँ पे जैसे 3 मिल गया, उधर से 1 2, तो 3,2 अपने को ये मिल गया, पकड़ में आ गया। ऐसे 3,2 नहीं आया, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको आता है तो। सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है ना, स्ट्रेट लाइन हो गया ना अपना, हाँ ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आता है ना भैया, तकलीफ तो बता देना, ठीक है। z = में अगले ने दे रखा है सिर्फ -2 आएगा, इसको वैल्यू बोलो 0, कहां मिलेगा, पीछे नहीं, रियल एक्सिस पे, हाँ बोलो नाम बोलो ना, इमेजिनरी एक्सिस पे, सोच लिया आपने, नाम तो बोलो, इमेजिनरी एक्सिस पे, नीचे मत बोलो, ये इमेजिनरी एक्सिस पे 0, -2 नहीं पकड़ना आया पूरा शब्द। अरे आपको मैं कितनी बार बुलवा लूंगा बताओ, ये एक बार बुलवा ली खत्म, फिर तो हम ऐसी बातें करेंगे और आप में से कई लोग सन्नाटे में रहेंगे कि कौन सा इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो एक बार तो बोल ले भाई। अच्छा बता, z = में किसी ने मेरे को दिया 1 + √-4, ऐसे लिखूंगा 1 + 2 आयोटा, इसका मतलब हो गया 1,2, 1,2 कहां मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहां मिलेगा 1,2, नहीं है। अच्छा बताओ z = 12, लिखूंगा कैसे, 12,0 कहां मिलेगा, रियल एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, माने यहां कहीं मिलेगा ना। अच्छा बताओ कितना एंगल पे होगा, 0, अब आप एक गजब बात बोल गए 0। अच्छा चलो बताओ ये कितने एंगल पे होगा, -90, क्या बोले, -90, आप बोल सकते थे 270, लेकिन -90 है। कॉम्प्लेक्स नंबर में कहानियां है ना -π to π चलती हैं, क्या बोला मैंने, -π to π। आने वाले टाइम में हम लोग इस बकायदा इस बात को लिखेंगे, -π to π का मतलब होता है कि अब की बार एंगल लाइन की फॉर्म में है, लाइन की फॉर्म में। -π to π का मतलब लाइन जो होती है वो 0 से 2π नहीं चल सकती। 0 से 2π क्यों नहीं चल सकती, क्योंकि लाइन जैसे मान लीजिए कोई भी लाइन जो है वो आपके साथ में यहाँ 30 बना रही है, थोड़ा आपने और ऊपर उठा लिया 60, थोड़ा सीधा रख लिया 90, थोड़ा इधर चले गए 120, थोड़ा पीछे आ गए 150, यूं सीधे हो गए तो 180 नहीं होता, फिर 0 गिन देते हम। और जैसे ही आपने इसको और पलट दिया, मान लो यहां पलट दिया, तो हम कह देंगे 20 डिग्री। हम यहां से नहीं गिनेंगे कि ये सर इधर से गिन लेंगे, ठीक है ना। कोई भी लाइन किसी भी एक्सिस के साथ में 210 डिग्री नहीं बना सकती। अरे एक्सिस के साथ कोई भी लाइन 210 डिग्री नहीं बना सकती, बात समझ में आई, क्यों, क्योंकि 210 बनाने के लिए आप यहां से चलोगे ना तो आपको जनता यहीं रोक लेगी, फिर यहीं रुक जाना, तू यूं क्यों घूम रहा है, अरे जा तो तू यहीं से रहा है एक्स एक्सिस से, तो यहीं रुक जा, पूरा क्यों जा रहा है, ऐसे तो फिर जाता रहे, फिर यहीं क्यों रुक रहा है, और आगे भी जा। नहीं आया, हाँ तो आपको पता है ना, आपको खुद ही लॉजिकल होना पड़ता है कि यार हाँ सही है, 180 तो जा ही नहीं सकता, 180 से पहले तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब कोई भी लाइन 0 से π तक जाती है ओपन,
जीरो क्लोज पाई ओपन। नहीं आया समझ में? जब भी कोई लाइन जीरो से पाई जाती है तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या है तो लाइन ही, अरे ये लाइन ही है, ठीक है ना, ओरिजिन से जोड़ो ये लाइन बन गई। तो इसके जितने भी एंगल होते हैं ना जीरो से पाई यो, और पीछे के जितने भी एंगल होते हैं ना वो ऐसे चलते हैं जीरो से माइनस पाई। नहीं आया समझ में? तो हम बोलते हैं माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई टू पाई एंगल होता है। जैसे मान लीजिए कोई लाइन अगर इधर पाई गई तो वो ये नहीं है, इसमें ऐसी कोई लाइन नहीं होती, वो लाइनें अलग होती है, स्ट्रेट लाइन अलग होती है। इसमें कोई भी पॉइंट अगर यहां पाया गया तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट है, इसको जोड़ना पड़ेगा ओरिजिन से। अगर ओरिजिन से जोड़ दिया तो मैं एंगल यहीं से गिनूंगा, फिर मैं सही है ना, क्योंकि पीछे से गिन दूंगा तो फिर लाइन वाला सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। तो हम खेलते हैं माइनस पाई टू पाई, तो पीछे यहीं से गिनेंगे। अगर कोई फर्स्ट क्वार्टर में मिला तो यहां से गिन देंगे ये वाला एंगल, सेकंड क्वार्टर में मिला तो हम लोग यहां से गिन देंगे ये वाला एंगल। ये जो एंगल है ना इसको भी एम्पलीट्यूड बोलते हैं, आने वाले टाइम में वो भी सीखेंगे, वो 10 इनवर्स में होता है, वो उसके ऊपर नहीं दिमाग लगाना चाहता, पहले धीरे धीरे सिखाना चाहता हूं। पूरी कहानी वही बिल्कुल सेम टू सेम, सब कोऑर्डिनेट 2D का बेस, 2D बिल्कुल हल्का फुल्का 2D, बिल्कुल बेस वाला 2D, ये भयंकर वाला नहीं। हालांकि हम तो भयंकर में भी जाएंगे लेकिन आपको बताते हो जाएंगे कि यार इतनी दूर नहीं है, ओपन है ना उतनी दूर निकल के जितनी दूर रेंज नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे को जाना है। क्यों? क्योंकि है ना हम खतरा मोल नहीं लेते कि भाई हमने पढ़ाया नहीं था, बच्चा ये नहीं बोले तो पढ़ाएंगे तो सब, राइट है ना। अब आ जाते हैं वापस से, पूरी बात पे आ जाओ वापस से, ये कहानी पकड़ में आ गई आपको? अच्छा बताइए इसका नाम क्या था? आर्गेंट प्लेन, सही है ना भाई? आर्गेंट प्लेन, उसमें कितनी एक्सेस होगी? एक्स, रियल और इमेजिनरी, सही है ना भाई? डायग्राम बना लीजिए फटाफट से, ठीक है। दिस इज रियल एक्सिस, ठीक है ना, एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। आइए बात करेंगे इसमें, लिखिएगा। इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, x प्लस आयोटा y, लिख लिया आपने? इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y, then it can be represented by point p, that it can be represented by point p, then it can be represented by point p, ठीक है ना भाई? x, y, that it can be represented by point p, x, y in argand plane, ठीक है ना, in argand plane, राइट है। अच्छा आगे इसी के अंदर लिख लीजिएगा, हाँ सेकंड पॉइंट लिखिएगा, अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड पॉइंट है, a complex number also behaves like a position vector, a complex number also behaves like a complex number, sorry as a position vector, ठीक है, as a position vector, लिख लिया आपने? चलिए अगले पॉइंट पे पता रही है, ठीक है। अब ध्यान रखना है इस बात को, है ना। अब अपन इसमें दिखा देते हैं ये कोई z है, इसका नाम क्या पड़ गया? x, y, सही है। लेकिन ये जब ऐसे दिखा जाएगा ना तो ये मैंने बोल दिया पोजीशन वेक्टर की तरह दिखा दे तो इसे z वेक्टर बोल सकता हूं मैं, ध्यान रखना। अब मेरे लिए z वेक्टर है, बहुत हल्का सा टच लेंगे वेक्टर का, बहुत जरा सा, आप ऐसा परेशान मत होना, कुछ भी नहीं है। जहां मैं आपको बताऊंगा ना खुद ही बता दूंगा कि ये डरावनी जगह हम थोड़ा पीछे रख करके संभल के खेल लेना, बाकी कोई नहीं है। चैप्टर इतना शानदार स्मूथ चैप्टर है ना, आपको समझ में आएगा खटाखट, कुछ नहीं है चैप्टर के अंदर, सिर्फ सिंपल जोड़, बाकी अंडर रूट के अंदर स्क्वायर का सम करना वगैरह वगैरह। किसी जगह तो देखो हर चैप्टर की क्रिटिकलिटी होती है, लेकिन आप उससे भी डरेंगे नहीं, मेरे को जो लगता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, राइट है। अब मैं जो पूछ रहा हूं वो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर? क्वेश्चन लिख लीजिएगा फटाफट से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। फर्स्ट इज i टू द पावर 4, i टू द पावर 5, b लिख रहा हूं, ठीक है, अंडर रूट में 1, i टू द पावर 8, c लिख रहा हूं, ठीक है, 10π/2, log 2, सही है। d लिख रहा हूं आपके लिए अंडर रूट e, i टू द पावर 8, कर दो आप तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं फटाफट से, इसमें से आप ढूंढ लेना कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर लग रहा है, बोलना मत, आप तो कर लो।
भाई, ए डी, हाँ कौन कौन सही है तो बताओ ना आप। पहली बात ध्यान से सुनना, इसलिए बोल रहा था ध्यान से सुनना। आइटा टू द पावर 4, आइटा टू द पावर 5, बड़े ध्यान से सुनना। ये लिखा हुआ 1 आइटा, हाँ के ना, मैंने बताया था ये x और y है। अगर ये x और y, फिर सुन लो आप, मैंने आपको ये भी बताया था x और y दोनों रियल होने चाहिए। अरे z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y में x और y दोनों रियल होने चाहिए। x और आइटा y, अगर आप इसे, अगर मैं आपको बोलूं कि ले बेटा इसको तो z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y में दिखा, तो आप कैसे दिखाओगे? 1 प्लस आयोटा आयोटा। अरे 1,2 को कैसे दिखाते थे? 1 प्लस 2 आयोटा। इसे कैसे दिखाओगे? 1 प्लस आयोटा आयोटा। हाँ, तो ये कितना मजाक बद्दा हो जाएगा। आपको पता चला क्यों ये गलत है? इसलिए गलत है क्योंकि आप ऐसा कर नहीं सकते। अब उधर आ जाओ, बी पे आता हूं। क्या आपको पता है? आप लिख रहे हो बी पे √1, आइटा की पावर 8, सही है ना? इट इज 1,1। क्या कहते हो, हाँ के ना? बिल्कुल चलेगा, x और y दोनों रियल हैं, मस्त चलेगा। बात समझ में आई? इसका मतलब बी तो बराबर है। अब आता हूं सी पे। सी में क्या लफड़ा हो गया? x और y दोनों रियल होने चाहिए। ये कोई इतना बड़ा नंबर भी नहीं कि एक इन्फिनिटी लेके आ गया आप कि x की जगह सर इन्फिनिट रख लो ना आप। नहीं आया समझ में? ऐसा नहीं, इतना भी नहीं चलेगा, इतनी भी खुशी नहीं है अपने को, सही है ना? ये भी पॉसिबल नहीं। अभी कहां नहीं पकड़ में आ रही, आपको कहां गलतियां हो सकती हैं। इसमें आ जाओ, इसमें क्या पंगा है? हाँ, अब इसमें भी देखो, ठीक है? मेरे को एक जगह थोड़ा सा डाउट है। √e प्लस आइटा टू द पावर 8, ये क्या है? √ में, अच्छा देखो अब गलती कहां थी बताओ। चलो आप इसको तो बताओ, ये सही है गलत है? अरे बोलो ना आप जल्दी। √e, आइटा टू द पावर 8 सही है गलत? √e, 1 दोनों रियल है कि नहीं है? मस्त चलेगा, बिल्कुल चलेगा। इसका मतलब डी ऑप्शन भी सही है। अब मेरे से क्वेश्चन में कहां गलती हुई थी पता है? क्वेश्चन था √-1, क्योंकि मल्टीपल चॉइस मोर देन 1 करेक्ट नहीं था। अब यहां दो आंसर बैठ गया। क्या ये चलता? क्यों? आइटा 1 हो जाता, x की जगह आइटा नहीं चलेगा। इसका मतलब ये कि अभी इट इज वेरी क्लियर टू अस कि x और y दोनों कैसे होने चाहिए? रियल होने चाहिए। हाँ, आ जाते हैं इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? अच्छा, इससे इंट्रोडक्शन कराने का पर्पज बताता हूं। इससे इंट्रोडक्शन कराने का पर्पज है, एक्चुअल में इस चैप्टर की खास बात है, ये अपने नोटेशन से मारता है आपको, नोटेशन से डराता है, ठीक है ना? जैसे आपको पता ही नहीं है कि REZ क्या होता है तो आप फंस गए। नहीं, REZ मान होते हैं x, IMZ मान होता है y। तो आपको जैसे ही बोला जाए तुरंत समझ जाओ कि IMZ लिखा है मतलब y लिखा है। अगर आप इसके साथ फैमिलियर नहीं हुए तो आपको ये नोटेशन से उड़ा देगा। जैसे मैं दिखाता हूं कैसे, है ना? ये छोटी चीज है लेकिन काम की है। मैंने कितने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे? क्या लिखा है मैंने? टाइटल क्या डाला? इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कितने कॉम्प्लेक्स हो गए? 2। एक का नाम Z1, तो उसके Z1 लिखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, सही है? और Z2 के नाम पे x2 प्लस आइटा y2। अगर बाय द वे किसी ने बोल दिया कि Z1 इज इक्वल टू Z2 है, तो इसका सीधा मतलब है कि x1 प्लस आइटा y1 इज इक्वल टू x2 प्लस आइटा y2। सही है भाई? नहीं है? अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो हर एक बच्चे को ये भी पता होगा इसका मतलब x1 माइनस x2 प्लस ब्रैकेट में आयोटा ब्रैकेट में y1 माइनस y2 बराबर कितना? इसको उधर ले जाऊंगा तो क्या लिखूं इधर? 0। लेकिन मैं 0 नहीं लिख रहा। क्यों लिख रहा हूं ऐसा? कंपेयर करने के लिए। कंपेयर करते ही आपको पता चल गया x1 इज इक्वल टू और y1 इज इक्वल टू। लेकिन सामने वाले ने ऐसा नहीं दिया, कहता है अगर Z1 बराबर Z2 था तो उसे लगा कि मैंने ये लिखा कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2। क्या ये बात सही है क्या? किस बात से ये बात सही है? अगर किसी ने लिखा x1 बराबर x2 और ये लिखा तो एक ही बात है, हाँ या ना? और y1 बराबर y2 लिखना के मतलब क्या लिखूं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। आपको इन नोटेशन से भी फैमिलियर होना चाहिए, बस, और कुछ लॉजिक नहीं है, ठीक है? हाँ भाई, एक रिमार्क छोटा सा याद दिला दूं, है ना? इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज पॉसिबल, ठीक है ना? बट, ठीक है ना, इनइक्वालिटी इज नॉट पॉसिबल बिटवीन
टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट पॉसिबल। ध्यान से समझ लेना भाई, क्यों? क्योंकि मैंने आपके सामने अभी अभी गाया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर बिहेव्स लाइक पोजीशन वेक्टर। याद आ गया? कॉम्प्लेक्स नंबर बिहेव्स लाइक पोजीशन वेक्टर, और दो वेक्टर के बीच में कभी कंपैरिजन नहीं होता। सुना है आपने? ये फिजिक्स में सुना होगा ना, दो वेक्टर्स के बीच में कंपैरिजन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैग्नीट्यूड में कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन में कैसे कंपैरिजन करोगे कि ईस्ट नॉर्थ बड़ा कि नॉर्थ ईस्ट बड़ा? हालांकि दोनों एक ही हैं। ईस्ट बड़ा कि वेस्ट बड़ा, कैसे पता करोगे? नहीं पता कर सकते ना? हाँ, एग्जैक्टली वैसे ही है। तो क्या है ना, इसमें भी दो बातें हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। अगर किसी ने लिख दिया कि 1 प्लस आयोटा इज ग्रेटर देन 2 माइनस 2 आयोटा, किसी ने ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना, कि सॉल्व दिस, तो आप लिख सकते हो इट डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, इज नॉट पॉसिबल। ये हो ही नहीं सकता कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे से बड़े या छोटे पड़ जाएं। कहानी पकड़ में आती जा रही है? नहीं आई। लेकिन इसमें भी एक बात ध्यान रखना, हर बात में हमारे किंतु परंतु बहुत चलता है। अब इसका किंतु सुनो, रेडी? अगर किसी ने बोल दिया बट इफ a1 प्लस आयोटा b1 इज ग्रेटर देन a2 प्लस आयोटा b2 इज गिवन, तो तुरंत समझ जाना कि इसका सीधा सा मतलब b1 इज इक्वल टू b2 इक्वल टू 0 है। अगर फिर भी कोई जबरदस्ती दे दे कि नहीं साहब अब आप चेक करके बताओ, नहीं आपको बताना ही पड़ेगा कौन बड़ा है, ठीक है ना, तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि दो के बीच में कंपैरिजन तभी संभव है जब दोनों का आईटा ही उड़ जाए। अगर b1 b2 0 हो जाएगा तो आईटा ही उड़ जाएगा ना, फिर तो रियल नंबर में तो कंपैरिजन मैं भी कर दूंगा। नहीं समझ में आया? कहानी पकड़ में आ गई? हाँ, ये भी समझना, दो बातें है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वालिटी इज नॉट पॉसिबल, लेकिन फिर भी अगर कोई जबरदस्ती बात करे तो आप भी बात कह सकते हो कि चल भाई कर लेते हैं, लेकिन फिर तो अपना आटा हटा। ठीक है, याद रखना, मीनिंगलेस है कंपैरिजन बिटवीन दिस, ठीक है, इट इज मीनिंगलेस। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट आता हूं, सेकेंड बी पार्ट, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का एडिशन करें, इस पे एक बात है ना, सीधे आ जाओ। एडिशन बोले तो बिना टाइम वेस्ट करे, आप समझदार हो, मैं लिख सकता हूं x1 प्लस x2 प्लस आयोटा, ऐसा लिख दूं। अब बड़े ध्यान से सुनना, आयोटा y1 प्लस y2, ये बात सही है भाई? जोड़ना है तो रियल को रियल में जोड़, आयोटा का आयोटा में जोड़, ये तो बात समझ में आती है ना? अरे अगर आपको ये बात समझ में आती है, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब देना। अगर मान लीजिए फ्रॉम दिस, इस लाइन से मैं क्या समझा वो मेरे को जवाब देना, मैंने गलत समझा या सही समझा। रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2, z1 प्लस z2 का रियल पार्ट क्या है? x1 प्लस x2, ये बात पता है ना आपको? लेकिन मैं लिख रहा हूं x1 प्लस x2 की जगह रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2। हाँ के ना? सही है ना? अब आप ये समझ लेना, ये कोई थ्योरी थोड़ी ना हुई यार, ये कल को कोई कहता है इट इज अ प्रॉपर्टी, क्या की प्रॉपर्टी है? तो समझदारी की बात है, नहीं है कि नहीं सर रियल पार्ट तो बढ़ जाता है। अरे क्या बढ़ जाता है? वो तो होता ही है, दिखता है साफ, ठीक है। अरे आपने x1 प्लस x2 बोला, मैंने रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2 बोला। अगर किसी ने मेरे से पूछा था सर इसका इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो मैं बोलता इसका इमेजिनरी पार्ट बोले तो y1 प्लस y2, और y1 प्लस y2 बोले तो y1 की जगह इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस, क्या ही बात पकड़ में आ गई? ऐसा, ठीक है। अच्छा, अगले पॉइंट पे आता हूं, यहां तक आ गया, अगले पॉइंट भी लिखते हैं। हाँ भाई, सी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दूं? आप लिख लोगे या डायरेक्ट? आप तो लिखना चालू करो, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 ब्रैकेट में आयोटा y1 माइनस y2, और आपको दो बातें लिखनी है अपने आप।
लिख लोगे ना कि रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 कितना होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ, सोच लोगे ना, भर दीजिए सामने। आइए, ये भरा है या नहीं भरा आपने? मस्ती में तो नहीं रह गए? चलिए, हाँ भाई, अब जरा इसको समझो। ये मैं सिर्फ आपको अभी, है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सिखा रहा हूं, और मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा पहले, लेकिन इसको बताने के लिए मेरे को कम से कम 2 लेक्चर आगे जाकर के बताना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन सब्ट्रैक्शन और इसको समझ सकते हैं आप। ये सर इसको आर्गेन डायग्राम पे दिखाओ आप, है ना। आर्गेन डायग्राम पे कैसे दिखाना पड़े, ध्यान से देखना। Z1 पोजीशन वेक्टर बोला था ना, Z2 एक और वेक्टर, मतलब Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिखा दिया। ये रहा आपका Z1, ये रहा आपका Z2। सही है, ढंग से समझो। तो यहाँ पे आपका X1 Y1 और यहाँ पे आपका, सही है, Z1 Z2 देख लिया आपने, नहीं आया समझ में? अच्छा, ये अगर Z1 और Z2 है तो मेक ए पैरेललोग्राम बाय Z1 एंड Z2। पैरेललोग्राम बना लो Z1 Z2 से। कैसे? आपने इसी के पैरेलल ये लाइन उठाई, इसी के पैरेलल ये लाइन उठाई, याद है ना, फ्री वेक्टर्स अपने पैरेलल उठाए जा सकते हैं। तो मैंने इसी के पैरेलल ये उठाया, तो राइट नाउ इट इज Z1, सही है, और ये वाला क्या है, Z2। अगर ये Z1 और Z2 है तो Z1 के Z2 के पैरेलल उठाया, तो ये Z2 और ये Z1। बात समझ में आ गई आपको? अब आपको याद होगा कि अगर बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उन दोनों का वेक्टर सम होता है, सही है। तो ये अगर Z1 है और ये अगर Z2 है तो इट इज Z1 प्लस Z2। बेसिकली बात समझ में आ गई? तो कोई पूछे Z1 प्लस Z2 कहां होगा, दैट इज अ डायगोनल, है ना, मेकिंग या टेकिंग Z1 एंड Z2 एज ए एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। Z1 प्लस Z2 कौन होगा, Z1 प्लस Z2 डायगोनल होगा। किसका डायगोनल होगा? उस पैरेललोग्राम का जिसने अपनी एडजेसेंट साइड्स Z1 Z2 मान ली है, जिसने अपने एडजेसेंट साइड Z1 Z2 मान लिया। बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, ये आपका कौन हो गया, Z1 प्लस Z2, ठीक है ना। अब आता हूं Z1 माइनस Z2, राइट है। अगर नहीं, बड़े ध्यान से इसको सुनना, है ना, मेरे को आपका आइडिया नहीं ना, मैंने आपने वेक्टर कैसे लिए, मैं कैसे लेता हूं, ठीक है, तो अपन बात कर लेंगे, हो जाएगा। अच्छा, ये Z1 है, ठीक है, Z2 को उल्टी डायरेक्शन में पीछे बढ़ाया, देख लिया आपने। ये Z2 उतनी दूरी तक पीछे गया, जाते ही पीछे माइनस Z2 हो गया, सही है। ये आपका Z1 ये रहा। अब Z1 Z2 को लेकर के भी पैरेललोग्राम बना रहा हूं। अगर मैंने वापस से इन दोनों को लेकर के पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है ना भाई, तो बड़ी ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि जो भी पैरेललोग्राम बनेगा, है ना, वो कुछ हद तक ऐसा कुछ बनेगा, सही है। ये रहा आपका Z1, सोच लो, थोड़ा सा याद रह गया हल्का सा, है ना, और ऐसा टेढ़ा कर ले तो ये आपका कौन हो गया, Z2 Z1, सही है। ये आपका Z1, ये आपका माइनस Z1 माइनस Z2, सही है। अच्छा, अब जो भी ये डायगोनल होगा ये इन दोनों के वेक्टर सम को दिखाएगा, तो दैट पॉइंट इज Z1 माइनस Z2। लेकिन 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 आपको तो बताओगे इट इज अ फ्री वेक्टर, तो मैं इसको इसके पैरेलली मूव करा सकता हूं। तो जब मैं इसको इसके पैरेलली उठाऊंगा, ये उठेगा, ये जो उठेगा ना, ये पैरेलली, हालांकि वो मेरे हाथ का कमाल है, ठीक है ना, कि आपको टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन ये आपको बाद में पता चलेगा ये इसके पैरेलल उठ गया। नहीं आया समझ में? आपने कभी अगर बाय द वे पैरेललोग्राम लॉ देखा है, इट इज ए वेक्टर, इट इज बी वेक्टर, सही है। ये वाली साइड्स तो सबको पता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा। अगर मैं इसके पीछे चला जाऊं तो इट इज माइनस बी वेक्टर होगा। अच्छा देखो, आपको याद होगा, दो अगर एरो एक दूसरे को फॉलो करते हैं तो तीसरा उनके उल्टे में आकर के उनके सम को दिखाता है, तो इट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब मैं इसी लाइन को जिस दिन पैरेलल उठाऊंगा तो ये बनेगी, नहीं आया? इसी कारण से ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होता है। अरे ऐसे सिंपल, तो वही है, वही खेल करा मैंने क्या करा, एक Z1 बनाया, एक Z2 बनाया, Z1 माइनस Z2 इसको पैरेलली शिफ्ट कराया। हालांकि आपको लगा नहीं कि वो क्यों, क्योंकि हल्का सा टेढ़ा दिख रहा है, ठीक है।
टेढ़ा तो सही कर दूंगा मैं। हाँ धीरे धीरे इसको इतना मोटा कर देंगे ना कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, इसको भी अपन टेढ़ा कर लेते हैं, सही है ना? नहीं एडजस्ट कर लेंगे अपन, ऐसा नहीं है कुछ, सही है? हो गया ना? देखो अब लगने लग गया हल्का हल्का, ठीक है? तो आप हाँ, अरे हाँ ही नहीं भर रहे थे देर से, तो ये क्या ना Z1 माइनस Z2, सही है? हाँ अब ये आप देखिए, अरे रुको अभी ना, ये Z1 प्लस है ना, हाँ अरे कहो चालू होता, ठीक है? ये Z1 प्लस Z2 और ये क्या हो गया Z1 माइनस Z2। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए Z1 Z2 और Z1 माइनस Z2 कौन है, कौन है? अब पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं, सही है ना? Z1 Z2 अगर एडजेसेंट साइड्स हैं तो उनका एक डायगोनल उनके सम को और एक डायगोनल उनके सब्ट्रैक्शन को शो करता है, सही है? हाँ काम की चीजें, कैसे काम की चीजें? पहले आप ये लिख लो, पहले डायग्राम बना लो आप, ठीक है ना? तब मैं आपको बताऊंगा कि काम की चीज क्यों है। हाँ अच्छा, आपकी बातें बता रही है, आपने कॉपी कर लिया, आगे सुना। हाँ भाई, तब तक मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा था कि आखिरकार ये काम की चीज कैसे है ना? जैसे अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 इज इक्वल टू मॉड Z1 प्लस, बहुत आगे की चीज, आज से 3 लेक्चर आगे की चीज, अभी क्या भी आप समझ सकते हो, आपकी बुद्धि पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपके सामने एक लाइन में इसकी सारी पोल खोल दी। मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर बिहेव्स लाइक ए पोजीशन वेक्टर, मैंने वेक्टर की सारी बातें इस पे लागू हो गई। अच्छा, अब आप ये समझ जाएं कि जैसे मैंने मॉड Z1 लिखा तो मॉड Z1 माने इसकी लेंथ, अरे Z1 की लेंथ मॉड Z1, Z2 की लेंथ मॉड Z2। अब मैं कह रहा हूं Z1 और Z2 का जो सम है वो इसके तीसरी साइड के बराबर हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल में 2 साइड्स का सम, लेकिन हो सकता है, हमारी मैथ्स की दुनिया में सब संभव है। क्यों? क्योंकि कल को अगर ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाए तो ये वाला पॉइंट इसमें घुस जाएगा और ये वाला पॉइंट इसमें घुसते ही यहां से यहां तक Z1 और Z1, ये रहा Z2, नहीं है समझ में? ये यहां से यहां तक कौन चला जाएगा? अरे ये 2 पॉइंट है, ये सरक करके इसमें आ गया, ये तो बन गया Z1 यहां से यहां तक, सोच लिया आपने, और ये बन गया Z2 और Z1 और Z1 प्लस Z2 ऑलरेडी था। इसका मतलब ये कि ये देने का मतलब है कि Z1 Z2 आर कोलिनियर। हाँ, अब मैं क्या बोलूंगा? Z1 Z2 आर कोलिनियर, सही है? पॉसिबिलिटीज हैं हमारे लिए, सब पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन ये आपको अभी बताने की चीजें नहीं, बस मैं तो सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं। ये सब चीजें फर्जी नहीं है, ये सब समझना बहुत काम की चीजें है ना। आगे आने वाले टाइम में बात करेंगे। और रेडी? अच्छा, आप मेरे को एक गजब का कैलकुलेशन करके बता रहे हो, ठीक है ना? रेडी? बड़ा क्वेश्चन है, मैं बैठ रहा हूं, आराम से करो आप। टाइम लग रहा है ना? करो आप आराम से। लेकिन फिर भी ऐसे देखना 10-5 कुएं ऐसे होंगे गांव में जो अभी भी सूखे रह गए होंगे, नहीं जिनसे क्वेश्चन भी नहीं होगा, क्वेश्चन का अकाल जोड़ नहीं पाए सर। क्या जोड़ना कैसा है? जोड़ना क्या? अरे जोड़ना है ढक्कन 1 और इनको देखा था तो 7 आया, घटाना है तो घटा देना, 2 + 1 बोले तो 3 और इधर माइनस आया, क्वेश्चन खत्म। नहीं है, कोई बात नहीं, चल लेंगे। अगले पॉइंट बात हो, ठीक है? पॉइंट नंबर D, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ जी, क्या? देखो जरा, सब लिख दिया, ठीक है? ये इसका रियल पार्ट ये रहा और इमेजिनरी पार्ट ये रहा। रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 और इमेजिनरी -1 अगले का, है ना भाई? अगले में आओ आप तो फटाफट। रेडी? अब सुनिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर चालू है।
दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन, ये थोड़े फिर भी इज्जत वाली जगह आ गई। अगर किसी ने z1 प्लस z1 इंटू z2 करवाया तो आपको सबको पता है मेरे को क्या करना है, x प्लस आयोटा y1 शुड बी मल्टीप्लाइड विद x2 प्लस आयोटा y2। अब देखना इसमें कोई जल्दी ना मचे, आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आता तो भी कर लो। x1 का इससे मल्टीप्लाई x1 x2 प्लस में आयोटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई x1 y2, अच्छा नहीं है, अरे इसकी इससे मल्टीप्लाई, अच्छा आयोटा वाले की इससे मल्टीप्लाई आयोटा y1, अब इसके पास भी आयोटा उसके पास भी आयोटा, कॉमन ले लूं क्या, तो आयोटा कॉमन लेते ही यहां से कितना y1 x2 प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर बोले तो -1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस y1 y2। क्या बात सही है? अच्छा अब इसे संभाल लो, संभालते समय पे कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे कि इट इज z1 z2 इज इक्वल टू कितना x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस में आयोटा कॉमन ब्रैकेट में कितना x1 y2 प्लस x2 y1, ऐसा लिख दूं? नहीं है। अब मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, ठीक है, सेकंड आपको बनाना है खुद ही। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप रियल z1 z2 सोच लेंगे तो आंसर होगा आपका रियल पार्ट क्या है x1 x2, और मेरा आंसर होगा रियल z1 इंटू रियल z2 माइनस इमेजिनरी z1 इंटू इमेजिनरी z2। क्या ये बात सही है? एक्चुअली क्या है ना, सामने वाला कई बार बिल्कुल एकदम लोकल लेवल का पेपर होगा ना, एनडीए टाइप का, या एनडीए तो फिर भी इज्जत वाला, और नीचे चले जाओ आप, है ना, कोई और घटिया पेपर होगा तो उसमें यही पूछ लेगा रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे चार ऑप्शन दे देगा, और ऐसे चार ऑप्शन देखते ही नन ऑफ दीज आपका फेवरेट है ना, आप देखोगे नहीं उसकी बाकियों की तरफ, लेकिन जो समझदार आदमी तो पता कुछ नहीं है, x2 देखना अपने को, कर लोगे? ठीक है। अब मैं इमेजिनरी z1 z2 पूछूं या समझ में आता है? पक्का? ठीक है, चलिए। हाँ भाई, अब ये चैप्टर आपका पहले से पढ़ा हुआ नहीं है ऐसा मेरा मानना है ना। 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा आप मल्टीप्लाई करके दिखाओगे, क्योंकि अब मेरे को, ठीक है ना, क्योंकि मैं जानता हूं ऐसे बालकों को भी जिन्हें लास्ट तक आप मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू सिंपल, ऐसे मल्टीप्लाई करके आपका आंसर कोट करना है। आप बोलो मत, आप तो करने दो बाकियों को, क्योंकि बाकी लोग अभी वो कॉपी करेंगे, वो स्लो हो जाएंगे थोड़ी देर जानबूझ करके कि नहीं अपने को करना नहीं पड़े यार, मल्टीप्लाई भगवान सब कर लेंगे। दबाव बढ़ता जा रहा है, वो भी सोच रहे हैं कि यार कब तक लिखवाएगा ये, 2 बार लिख चुका हूं एक ही लाइन को। नहीं लिखने तो अभी तो मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। हाँ भाई, कितने लोगों का बन गया? बन गया क्या? देखा नहीं, खड़े करे ना कईयों ने हाथ। अरे 2 इंटू 1 2, 2 इंटू दिस माइनस 2 आयोटा, फिर 3 आयोटा इंटू दिस प्लस का 3 आयोटा, 3 आयोटा इंटू दिस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, तो प्लस का 3, तो आंसर हो जाएगा 5 प्लस आयोटा। जोड़ सकते ना? बहुत बढ़िया। हाँ भाई, जिनसे ये हो गया, ठीक है, मैंने इसलिए ये करवा लिया ताकि मैंने कहा ना धीरे धीरे उन कुओं में भी पानी आना चाहिए जिनमें सालों से अकाल पड़ा है, ठीक है। एक क्वेश्चन नहीं करा, सब सेशन खत्म होने को आ गया, नवंबर तक एक क्वेश्चन खुद के हाथ से, तो वो भी करें कि ये चैप्टर अच्छा आया, चलो सर मेरी मनोसियत खत्म हुई, ठीक है ना। x प्लस आयोटा इंटू में 1 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, देन x, y, ठीक है ना भाई।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या करने का है? गलती से भी नहीं, हाँ भाग। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक बात पहले बताई थी, कई लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई करके कंपेयर करते, तो भारी भी मतलब आंसर देखो दोनों से सेम आएगा। लेकिन क्या है ना, मेरे को एक दूसरा रास्ता बताना है ना आपको कि डिवाइड कैसे करते हैं सर, ऐसे, क्योंकि मैंने आपको बताया था आयोटा को हमेशा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। तो बताइए इसका कॉन्जुगेट कौन? 1 माइनस आयोटा। अगर आपने 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर, अच्छा 1 प्लस 2 आयोटा का, 1 माइनस 2 आयोटा, श्योर। अच्छा अब फिलहाल आप में से कई लोग यहां नीचे देख रहे हैं a प्लस बी इंटो, बोले तो अब बड़े ध्यान से सुनना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर इसमें लग जाएगा क्या? हाँ लग जाएगा। a स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर, माइनस b बोले तो b बोलो 2 आयोटा का होल स्क्वायर, और ऊपर आपको मल्टीप्लाई करनी है, कर लोगे? कर लो आप मल्टीप्लाई। तो नीचे तो आपका 5 बन गया भाई, सही है। ऊपर आप मल्टीप्लाई करो। मैं वेटिंग, मैं आप बोलिए मत, नहीं तो कॉपी कर लेंगे। करो आप। हो गया क्या? देखें कितने लोगों का बन गया। अब आप में से कितने लोगों को डिवाइड करना आ गया? क्या करते हैं डिवाइड में? कॉन्जुगेट। हाँ देखो, अपने एक बाने से बाना निकलेगा ना, काम बनेगा, धीरे धीरे सीखेंगे अपन। देखिए 2 इंटू 1 2, 3 आइटा इंटू दिस 3 आइटा, जल्दी नहीं अपने को, है ना, जब तक आप सीख नहीं जाते। फिर अपने को क्या, मैंने क्या करा, 2 प्लस 3 आइटा की 1 से कर ली, 2 इंटू दिस माइनस 4 आइटा, 3 आइटा इंटू 2 आइटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर, 6 आयोटा स्क्वायर का मतलब 6, तो ये हो जाएगा 8 माइनस आयोटा बाय 5, और सामने क्या लिखा है, और मैंने आपको बताया था इक्वालिटी में हमेशा कंपेयर होगा, तो x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू, बिल्कुल सिंपल है ना। अगले बात है नेक्स्ट। हाँ भाई ठीक है, क्वेश्चन है इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा इनटू में दे रखा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में दे रखा 2 प्लस 3 आयोटा, फाइंड a कॉमा b करिए। ठीक है, लीस्ट पॉसिबल टाइम में सिंपल तरीके से स्क्वायर खोलना है, अगर आपको खोलना आता है तो स्क्वायर a माइनस बी का। ठीक है, करिए फटाफट। किसी का बना? हाँ भाई, a प्लस आयोटा b बराबर है 1 प्लस 2 आयोटा, टच नहीं किया गया, इधर इसको लिखा गया 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से। तब तक नीचे इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी प्रोसेस में लगा दी गई, नीचे बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। सही है भाई, नीचे बच्चे को बताना चाहिए 4 प्लस 9 13 गया, तो या तो काम खत्म। इधर तब तक इन दोनों ने अपनी मल्टीप्लाई पहले करवा ली, ठीक है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई होते ही इट इज 2 आयोटा, और ये एक सेकंड पहले 1 की मल्टीप्लाई करते माइनस 3 आयोटा, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करते प्लस का 4 आयोटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई से माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर बोले तो प्लस का 6, तब तक ये बन गया 1 और माइनस 1 कट गया, मार्केट में रह गया कितना, ओनली माइनस 2 आयोटा। सही है भाई, और सफाई से लिखता जा रहा हूं, इट इज 6 प्लस 2 बोले तो 8 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड विद माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई कितना 13, ढंग से लिखता हूं तो ये कितना हो गया माइनस का 16 आयोटा बाई 13, आयोटा इंटू आयोटा, ये कितना प्लस का 2 बाई 13। हाँ भाई, ये सब किसके बराबर है, तो a कितना हो गया 2 बाई 13, और ये कितना हो गया माइनस 16 बटा 13। सही है क्या किसी का, कितना का, गुड, सही है भाई। अब देखो मतलब मल्टीप्लिकेशन वगैरह तक तो आप धीरे धीरे अप्रोच कर रहे हो, सही है। हाँ भाई, मेरा अगला क्वेश्चन है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ
2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस 5 आयोटा एज क्वेश्चन मार्क। क्या लगता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोले तो क्या होता होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है भाई? जिसकी इससे मल्टीप्लाई -1 दे दे। आप बताओगे इसकी किससे मल्टीप्लाई करूं कि जिसकी इससे मल्टीप्लाई 1 दे दे? कोई बताएगा इसकी किससे मल्टीप्लाई 1 आती है? इसका उल्टा। अरे इसका उल्टा जो होगा उससे मल्टीप्लाई क्या दे देगा? 1। नहीं आया? ठीक है ना, लिख लेते हैं इस बात को। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स is a complex number whose multiplication with given complex number gives 1, है ना? मल्टीप्लिकेशन ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका ये दी गए कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई क्या दे दे? 1 दे दे। अब आता है ये तो पता ही है इसकी किससे मल्टीप्लाई 1 देगी। सो z इज इक्वल टू कितना हो गया? इसका उल्टा। इसका उल्टा बोले तो 1 माइनस 5 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा। अब क्या करूं? आगे क्या आंसर? अरे ये आंसर सही है कि नहीं? हाँ या ना? नहीं, ये आंसर सही है, लेकिन इसको ऐसे नहीं दे सकता क्योंकि इसमें आयोटा नीचे आई बात। तो मैं इसे साफ सुथरा करके दूंगा। इसे कैसे दूंगा? मैं इसे दूंगा 1 माइनस 5 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाइड विद 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा। नहीं आया समझ में? तो नीचे तो बन गया 13, सोच लेना। ऊपर की तरफ बन जाएगा 2, ठीक है ना? 1 मल्टीप्लाइड विद माइनस 3 आयोटा, माइनस का 5 आयोटा, प्लस का 15, माइनस का 15। सही है भाई? दैट इज -1 प्लस -1 माइनस 8 आयोटा डिवाइड बाई 13। नहीं आई समझ में? कर लेना आराम से, है ना? चेंज है क्या? क्या ये नीचे 13 नहीं आ रहा? ऊपर 13 आ रहा है। -13 आइटा भी -13 आइटा क्या? हाँ, माइनस का 13 आइटा आ रहा है, बिल्कुल। ये 10 आइटा है और कम हो गया, मतलब -1 माइनस आइटा। गुड, चलो ठीक है, आगे चलो। अब अपने को ये होल स्क्वायर खोलना आ गया। कैसे खोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर? सिंपल स्क्वायर जैसा। नहीं है? अच्छा, आपको ये समझ में आ गया कि आंसर देते समय आइटा नीचे। ये बस अपन बेसिक रूल सीख गए, मतलब ये कि वो जो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे के सारे काम खत्म कर दिया अपन। ठीक है ना भाई? अच्छा, अगले क्वेश्चन में आता हूं। अगला क्वेश्चन है, इफ x प्लस आयोटा y टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू k इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आ जाओ फटाफट से। देन k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ ठीक है, हाँ भाई, पहली चीज समझिए। देखिए, ये कह रहा है कि ये रिलेशन है और अगर इस रिलेशन को इसमें बदल सको तो बताओ k कौन होगा। अभी जो गिवन रिलेशन है, जो मेरे पास पड़ा है वो क्या है? x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b का होल क्यूब। ये दिया गया रिलेशन है। अगर ये सचमुच में दिया गया रिलेशन है तो x प्लस आयोटा वाई को दूर कर दो। अब जिन्हें a माइनस b का, a प्लस आयोटा b का होल क्यूब खोलना आता है, यानी धीरे धीरे खोलूंगा। देखो जरा, a क्यूब प्लस में, ध्यान से सुनना, 3 इंटू a स्क्वायर इंटू आयोटा b, फिर आगे लिख रहा हूं 3 इंटू a इंटू आयोटा b का होल स्क्वायर। धीरे धीरे आयोटा b की डिग्री बढ़ाता जा रहा हूं। यहाँ आयोटा b की डिग्री 0, यहाँ आयोटा b की डिग्री, यहाँ आयोटा b की डिग्री, यहाँ आयोटा b की डिग्री, अगले वाले में आयोटा b का होल क्यूब। नहीं आया समझ में? एक एक करके धीरे धीरे a की डिग्री कम,
आइटा बी की डिग्री बढ़ाता गया। अरे क्यूब खोलना सिखा रहा हूं, हालांकि ये तो उल्टा आपको करना चाहिए। सही है, क्या आपको दिखता है ये माइनस आयोटा बी क्यूब, सही है। अच्छा इसकी वैल्यू बोलो, -3ab², सही है। अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं a³ -3ab² लिख दो, प्लस आयटा वाला कॉमन ले रहा हूं, आयटा के कॉमन लेते 3a²b -3a²b माइनस आपने बताया था b³ नहीं है समझ में। ये क्या करा मैंने, पता चला आपको, बिना आयटा वाले अलग, और आप पता है इसके सामने कौन बैठा है, तो क्या होगा, कंपेयर कर लिया, x के नाम पे क्या आया ये। अब बड़े ध्यान से सुनना, इसको अगर आपने इससे कंपेयर किया तो मैंने खट से ने इसमें से एक झटक लिया नहीं है। अरे x को इससे कंपेयर करोगे ना, आयटा वाले को आयटा वाले से करोगे, नहीं समझ में आ रहा। तो जब आप इससे कंपेयर करोगे x को, तो मैंने इसमें से क्या कॉमन ले लिया, a के कॉमन लेके एक को नीचे लगा दिया, उधर क्या छूट गया, a² माइनस, अच्छा बताओ y/b, y का कंपैरिजन b से करोगे तो y/b = 3a² माइनस। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है नहीं सब इन्हें जोड़िए, किस किस को जोड़ू, हाँ तो जोड़ते ही क्या बन जाएगा बताओ जरा। अगर मैंने कंपैरिजन कर लिया x/a प्लस y/b अपने हिसाब से, तो इट इज 4a² माइनस 4, इसलिए k की वैल्यू आ गया क्वेश्चन। हाँ जी साहब, अब अपन थोड़ा धीरे धीरे सेफ साइड आते जा रहे हैं। ऐड करना सीख लिया, सब्ट्रैक्ट, उनका आर्गन डायग्राम समझ लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंटेशन देख लिया, मल्टीप्लाई सीख लिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सुन लिया, ठीक है ना। अभी अपन एक ही उसके अंदर पेरिफेरी में चल रहे हैं अभी धीरे धीरे। रेडी, अगला, ठीक है। नेक्स्ट टाइटल ले रहा हूं, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ भाई, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ भाई लिखे, लिखिएगा फटाफट से। If iota is replaced by if iota is replaced by minus iota in a complex number, if iota is replaced by minus iota in a complex number, then we get conjugate of the complex number. If iota is replaced by minus iota in a complex number, then we get conjugate of a complex number. Then we get conjugate of a complex number. लिख लिया, बहुत सिंपल है ना भाई। अब आ जाते हैं इसमें, है ना, ये समझिएगा। सेकंड पॉइंट में अगर देखो, बड़े ध्यान से सुनना, अगर x z x plus iota y है, then बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो कॉन्जुगेट होगा, सुनो सही, कॉन्जुगेट, ठीक है ना, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को z बार से दिखाएंगे, ध्यान देगा, z बार लिखते आपके दिमाग में कॉन्जुगेट आ जाना चाहिए, ठीक है ना। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज z बार, देन z बार इज इक्वल टू x माइनस आयटा y, आयटा की जगह माइनस आयटा लगा दो। कहानी पकड़ में आ गई आपको, हाँ ये है सबसे काम की चीज, ये लिख लो, पॉइंट लिख लिया। अगले बात जाओ, अब आपको मेरे को सबसे पहली चीज जो आपको मेरे को बताना है वो बताना है, सुनते जाओ, कितना वेट कर रहे थे। धीरे धीरे जुकाम ठीक हो रहा है इसका। हाँ भाई लिख लो आप, तो अगर z इज इक्वल टू -3 + 4 आयटा है तो z बार, हाँ लिखते जाओ, लिखना आपको है, मेरे को क्या बता रहे हो आप, लिख लिया। चलिए बताना, जो मैं आपको बताता जाऊं उसमें दिमाग लगाना। आपने बताया -3 - 4 आयटा, सही था, राइट है। हाँ अब देखो सुनो, अगला है z इज इक्वल टू 1/2 - 3 आयटा। आप z बार बताओगे,
नहीं, समझ में आ गया? हाँ, पहले क्या करना है, इसको सही बनाना है। समझ में आया? हाँ, इसको ऐसे लिख लेते हैं, देन z बार इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहले इसका कौन नहीं, इसी का कॉन्जुगेट। हाँ सही कह रहा हूं, इसी का कॉन्जुगेट 2 + 3 आइटा अपॉन 13। अब तो 2 + 3 आइटा का कॉन्जुगेट स्ट्राइक करने लग गया होगा, याद आ गया? ये अपना z है, इसका मतलब z बार कितना हो गया, 2 - 3 आइटा बाय 13। सही है? अच्छा, अगले पे सुनिएगा। अगला यहां तक तो आने लग गया अब आपको, ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद की बात है ना, अरे अगले हफ्ते के लिए तो कॉन्जुगेट तो खत्म करके जाऊंगा, ऐसे ही उड़ जाऊं। सुनो आप ये z है, इसका मतलब x, y। सुन लिया? ये z है आपका x, y। आप में सभी को बताना चाहिए कि अगर z x, y है तो z बार, हाँ x, इसका मतलब ये कि x कोऑर्डिनेट उतना ही रहेगा, लेकिन y जो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब z बार कहां मिलता है, हमेशा उसका रिफ्लेक्शन होता है। नहीं है समझ में? x एक्सिस में उसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन होता है। तो ये z बार दिख गया। अच्छा, मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, राइट है? अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ साहब -z कितना होगा? z अगर x, y है तो -z -x, -y होगा, पक्का? -x, -y कहां मिलेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। यो x और यो y गया था, अब मैं यो x और यो नीचे -y जाऊंगा। ये बात पकड़ में आई? अच्छा, बड़े ध्यान से, धीरे धीरे मैं इसको बनाता जा रहा हूं। z ये आपका क्या बन गया, -z। आपने जैसा बोला मैं इसे लिख रहा हूं -x, -y। z बार को मैं लिख रहा हूं x, -y। अब बड़े ध्यान से सुन के जवाब देना, जो मैं क्वेश्चन पूछूं उसका। कोई बताएगा ये गैप कितना? x। ये गैप कितना? y। नीचे तो -y। ये गैप कितना? y। अच्छा बताओ, ये गैप y, नीचे गए तो -y। ये गैप कितना? x। क्या आपको लगता है ये भी x और ये भी x? इसका मतलब, अरे सुनो सही, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन y एक्सिस में नहीं है, समझ में? अच्छा, अब अगर भाई तो किसी ने मेरे से -z का रिफ्लेक्शन x एक्सिस मांग लिया तो उतने ऊपर चला जाऊं? नहीं है, तो ये वाला कितना बन जाएगा, -z बार। अच्छा नहीं, मान लो एक बार के -z बार नहीं बना, आपसे ऐसे पूछता हूं, ये अगर x, y, बड़े धीरे धीरे सोच के जवाब देना, इसका रिफ्लेक्शन अगर उधर जाएगा तो ये -x, y होगा। आपको पता है कॉन्जुगेट बना कि नहीं बना? कॉन्जुगेट बनते टाइम पे y का माइनस हो जाता है, तो x तो सेम रहता है ना, x सेम रहा, -y का क्या बन गया, y। तो आपको पता होना चाहिए ये सब मिलकर के एक रेक्टेंगल बना गए। नहीं है समझ में? कहानी पकड़ में आ गई? स्क्वायर या रेक्टेंगल? अभी भी धीरे ध्यान से, रेक्टेंगल पक्का? हाँ, ये अभी राइट नाउ दे आर फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल। याद है ना, ये y, ये x, लेकिन सब एक दूसरे के लिए रिफ्लेक्शन है। अब आपको ये पता होना चाहिए, मैंने z का आर्गन डायग्राम नहीं सुना, मैंने z बार, -z बार चारों सुन लिए। पॉइंट समझ में आता जा रहा है आपको? जो मैं सिखा रहा हूं ना, मेरे को इसमें कोई जल्दी नहीं है। हाँ, ये नहीं कि बैल बज गई तो इसका मतलब लेग कबाड़ा कर दे, ठीक है ना? हाँ, ये बात आपको यहां तो पकड़ में आ गई। अगले बार में अपन प्रॉपर्टीज पाएंगे जो थोड़ी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आज के दिन में क्वेश्चन तो आपको कुछ दे ही नहीं रहा मैं।